आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंगल कंपोनेंट। तो सिंगल कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि हम मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, अगर अपन किसी टेबलेट की बात कर रहे हैं, मान लो कोई पैरासीटामोल टेबलेट है, तो पैरासीटामोल टेबलेट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि उसके अंदर पैरासीटामोल है, उसके अलावा एक एपीआई के अलावा क्या है उसके अंदर एक्सिपिएंट भी है। तो एक्सिपिएंट भी क्या करेंगे, अगर अपन उसके तरह का सॉल्यूशन बना के उसको अगर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर एनालिसिस करना चाहेंगे तो वो भी उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो इस तरह का वेरिएशन अपन को ना आए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिंगल कंपोनेंट में अपन उस तरह के एक्सिपिएंट और ड्रग को यूज करेंगे जिसमें कि सिर्फ एपीआई की एब्जॉर्बमेंट आए, बाकी का जो अपने पास एक्सिपिएंट है वो किसी उस रेडिएशन को जिसमें अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन किसी भी एक ड्रग के अंदर जो सिंगल ड्रग है उसके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग लैम्ब्डा मैक्स के अकॉर्डिंग अपन सारी एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह की एनालिसिस को अपन कहेंगे सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, तो सिंगल कंपोनेंट का क्या मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही तरह की ड्रग को अपन एनालिसिस कर रहे हैं और वही उसके अंदर एब्जॉर्बेंट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास जैसा कि अपने पास बोला वैसे ही अपने पास है कि इफ द सैंपल है ओनली द वन ड्रग and the excipient matrix component do not absorb at the lambda max of the drug, then by measure absorbance of the drug essay can be performed। तो ये किसके लिए है, जहां पे सिर्फ एक सिंगल एक एपीआई है अपने पास जिसको अपन एनालाइज कर रहे हैं, और जो एक्सिपिएंट अपन यूज कर रहे हैं वो उस लेम्बडा मैक्स पे अपने आप में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं शो कर रहे हो और किसी तरह का एब्जॉर्बेंट शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए अपन यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस में स्टडी कर सकते हैं। तो सिंगल कंपोनेंट क्या हो गया अपने पास, तो सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस कैन बी परफॉर्म बाय वेरियस मेथड। तो किस किस मेथड से अपन सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने पास आएगा स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिटिव वैल्यू। तो स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिटिव वैल्यू मतलब कोई स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिटिविटी किसी ड्रग की किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे है। ठीक है, उसी को अपन मेजर कर सकें। तो ये मेजर अपन कब कर सकेंगे, जबकि अपने पास ये कहीं से अपन को ये डाटा मिले। तो स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिटी अपन को कहाँ से मिलेगी, जो कि स्टैंडर्ड बुक होगी। और स्टैंडर्ड बुक कौन सी होगी अपने पास, आईपी बीपी जो भी अपन यूएसपी जिससे अपन उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये एब्जॉर्बिटी अपन यूज करेंगे। अब एब्जॉर्बिटिविटी भी वहां पे क्या हो सकती है, दो फॉर्म में हो सकती है। एक तो अपन क्या करें, स्पेसिफिक एब्जॉर्बिटी की बात करेंगे, एक मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिटी की बात करेंगे। तो फॉर्मूला अपना वही रहेगा जो अपन ने पढ़ा था, ए इक्वल टू ए बी सी, जो अपन ने देखा था ना पहले जब अपन ने पढ़ा था। तो उसी के अकॉर्डिंग ए को अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एब्जॉर्बिटिव वाला था। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्मूले को अपन फॉलो अप करके वहां पे कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड अपने पास मेथड आता है यूज ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व। तो सेकंड में अपन क्या करेंगे, एक कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। थर्ड अपने पास हो गया सिंगल और डबल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे सिंगल और डबल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड अपन लेके किसी सैंपल के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ अपने आप में अपन इस कोर्स के अंदर क्या पढ़े, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो अपने स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन को पढ़ा वो भी क्या था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। और यहाँ पे अपन सिंगल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो वो भी अपने पास क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर ही आ रहा है, जिसके अंदर वो सैंपल अपन ड्रग सैंपल ले रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही एपीआई है, और जो एक्सिपिएंट है वो अपने पास जो लेमड़ा मैक्स है जो ड्रग का उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी पीक में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, तभी अपन इसको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी इफ द सैंपल है ओनली द वन ड्रग एंड एक्सिपिएंट मैट्रिक्स कंपाउंड डू नॉट एब्जॉर्ब एट लेमड़ा मैक्स ऑफ ड्रग। लेमड़ा मैक्स अपन ने क्या देखा था, किसी भी ड्रग के लिए एपीआई के लिए एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, किसी एक कंडीशन पे किसी एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किसी एक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो अपन बात कर रहे हैं, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इस कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई दूसरा कंपोनेंट अगर इसको एब्जॉर्ब करता है, इसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंट शो करेगा, तो क्या होगा, अपन ड्रग को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सिपिएंट component do not absorb at the lambda max of drug
then by measuring the absorbance of drug assay can be performed. तो फर्स्ट पॉइंट जो अपन यूज कर रहे हैं उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग यूज ऑफ स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिटिव वैल्यू। तो इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, दिस प्रोसीजर इज adopted by the official book like BP, IP और स्टेबल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अपन क्या कह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी स्टैंडर्ड अगर कोई इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपन उसकी एब्जॉर्बिलिटी को वहां पे मेजर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिस सब्सटेंट हैव द ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड। तो जो भी अपन सब्सटेंट कह रहे हैं तो दिस सब्सटेंस हैव द ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैंड। तो अपने पास स्पेक्ट्रम बैंड क्या होना चाहिए, जिस भी सब्सटेंट का अपन निकालना चाह रहे हैं उसका थोड़ा चौड़ा वाला। चौड़ा होना, बड़ा होने का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो स्लाइटली वेरिएशन होंगे वो वेरिएशन उसके अंदर छुप जाएंगे, मतलब अनअफेक्टेड हो जाएंगे। तो विच आर अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन इन इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर। तो इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं कि कहीं कहीं लेंस जो अपने पास बना है उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ माइन्यूट जो डिफरेंट उसके अंदर आएंगे उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम चौड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो वेरिएशन वहां पे अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन क्या देखेंगे कि उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड रेंज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ अपन बॉन्ड स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। And the specific absorbability and molecular absorbability are used in calculation of unknown concentration। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिलिटी। तो यहाँ पे अपन ने एक ये फॉर्मूला अपने आप में डेराइव किया था, A इक्वल टू एप्सिलॉन BC। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन वर्ड है ये अपने आप में किसको बताता है, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिटिविटी। तो फार्मेसी में जब भी अपन करेंगे तो मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिटिविटी पे ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अपन ने एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली थी, ये कांस्टेंट है तो A बाई सी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। A बाई सी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ पे अलग अलग A1 डिवाइड बाय C1 इक्वल टू A2 डिवाइड बाय C2 इक्वल टू A3 डिवाइड बाय C3 इक्वल टू A4 डिवाइड बाय C4। ये अपन ने वहां पे स्टडी अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू अपने पास आ जाती है। इसका मतलब किसी सब्सटेंट की मॉलिक्यूलर ऑब्जर्वेटरी एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि सेम रहे किसी एक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एब्जॉर्बिलिटी निकालेंगे और मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिलिटी कहाँ से लेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, in both these methods the reference standard solution and substance is not required। तो यहाँ पे हमने किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं लिया है। क्या लिया है हमने, सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक में से अपन ने ये वैल्यू यहाँ पे ले लिया जिसको अपन क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिटिविटी बोल रहे हैं। और स्पेसिफिक एब्जॉर्बिटिविटी अपने आप में ये जो पूरा है ये अपने आप में क्या हो गया, स्पेसिफिक एब्जॉर्बिटिविटी होगा। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसमें से स्पेसिफिक एब्जॉर्बिटिविटी लिखनी है तो उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिटिविटी चाहिए तो उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। बी अपन को क्या है, जो भी क्यूएट है तो उसकी लेंथ है वो अपन को पता पड़ जाएगी, लेंथ कितनी है बी के अकॉर्डिंग। ए अपन ने क्या कर लिया, कैलकुलेट करके निकाल लिया, तो बचा क्या, सी। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी सिंगल कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज ऑफ द स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एब्जॉर्बिटिव वैल्यू यूज कर रहे हैं, जो कि किस फॉर्म में है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी के फॉर्म में है या स्पेसिफिक एब्जॉर्बिटिविटी के फॉर्म में। यहाँ हम किसी भी तरह का कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ लिखा है इन बोथ दिस मेथड्स, कौन कौन से, स्पेसिफिक एब्जॉर्बिटिविटी और मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिटिविटी की हेल्प से जो अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहां पे रेफरेंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सब्सटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो किसी तरह का हमने कंपेयर करने वाला कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लिया है। क्या लिया है, डायरेक्ट जो भी टेबलेट या कैप्सूल है उसका हमने क्या लिया है, जो भी एक्सिपिएंट है वो एब्जॉर्बेंट नहीं दिखा रहा हो ड्रग के लेमड़ा मैक्स की कंडीशन में, तो उसको अपन ने डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बनाया है। उसके सॉल्यूशन से डायरेक्टली अपन ने क्या किया है, किसी स्टैंडर्ड बुक से ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिलिटी की वैल्यू रख दी है या स्पेसिफिक एब्जॉर्बिलिटी की वैल्यू रख दी है, जो क्यूएट है उसकी लेंथ को ले लिया है, और एब्जॉर्बेंस जो अपने पास आ रही है, जो एब्जॉर्बेंस अपने पास आ रही है उसकी वैल्यू रख दी। तो अननोन क्या बच गया अपने पास, सिर्फ सी।
तो इस तरीके से हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे यूज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव वैल्यू के अकॉर्डिंग कंसीडर कर लिया है। नेक्स्ट अपने पास मेथड आता है जिसके अंदर अपन कह रहे हैं यूज ऑफ कैलिब्रेशन ग्राफ। तो यूज ऑफ कैलिब्रेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं, इन दिस मेथड रेफरेंस स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे अपन को एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में अपन ने अगर किसी ड्रग का निकाल रहे हैं, अपन सिंगल कोई ड्रग अपन मार्केट से लेके आए पैरासीटामोल वाली, तो अपन क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड अपने पास सब्सटेंस है, जैसे अपन प्रैक्टिकल लैब में है तो वो पैरासीटामोल वो वाला सब्सटेंस लेके एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाएंगे। वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो सॉल्यूशन बनाना है बीपीआईपी के अकॉर्डिंग उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को अपना आपने बनाया जाएगा, और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है उसके अकॉर्डिंग अपन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, 4-6 reference standard solution of the different concentration are prepared, generally covering the sample concentration range। तो यहाँ अपने आप में क्या कर दिया आपने, यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, यहाँ पे जैसे 0-0 कर दिया तो डायरेक्ट हो सकता है, डिजोल्व नहीं किया तो डिस्टिल वाटर अपने पास है, उसके अंदर अगर अपन पैरासीटामोल का बना रहे हैं स्टैंडर्ड तो उसका 0.2 ppm का 0.4 0.6 0.8 और 1 अलग अलग पीपीएम का निकाल लिए, सबके अलग अलग पीपीएम के अपने आप में जो अपने पास कंसर्ट, ये अपने पास अलग अलग नीचे ये अपने आप में अलग अलग कंसंट्रेशन अपन ने निकाल ली, उसके अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंट अपन को वहां दिख रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो ये अपने पास एब्जॉर्बेंट अपने पास है। तो अलग अलग कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ अपने आप में क्या आएगा, बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि बियर्स लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, अलग अलग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जैसे तुमने लैब में से कोई स्टैंडर्ड ले लिया पैरासीटामोल का, उसकी अलग अलग डाइल्यूशन बना दिए, तो उस अलग अलग डाइल्यूशन की तुमने एब्जॉर्बेंट निकाल ली, और अलग अलग एब्जॉर्बेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलिब्रेशन ग्राफ जो अपने आप में कर्व है वो प्लॉट कर लिया। तो कैलिब्रेशन ग्राफ तुमने बना लिया, उसके बाद क्या है, एब्जॉर्बेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड सैंपल सॉल्यूशन इज मेजर्ड। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, एक तो अपन ने जो स्टैंडर्ड लिया है उसका अपन ने कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंट निकाल ली। अब अपन ने यह बना लिया, उसके साथ ही जो सैंपल अपन को निकालना है, जैसे तुम कोई टेबलेट का लिया है तो उस टेबलेट को तुम डिसॉल्व करोगे, उसकी एब्जॉर्बेंट निकालोगे, ठीक है, उसकी एब्जॉर्बेंट निकालोगे, फिर क्या करोगे, एब्जॉर्बेंट ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्लॉटेड अगेन द कंसंट्रेशन। तो ये अपन ने स्टैंडर्ड का बना ही लिया। अब जो अननोन अपने पास है, जो भी ड्रग में से लिया है, उसकी एब्जॉर्बेंस अपन इस प्लॉट में से मार्क करेंगे। मान लो वो ड्रग है अपने पास 0.423 आया, तो अपन यहाँ पे ये कोई पॉइंट होगा उसकी एब्जॉर्बेंट, उस एब्जॉर्बेंट के अकॉर्डिंग एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ से जो कंसंट्रेशन आ रही है, तो वो जो ड्रग सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन को अपन यहाँ पे कैलिब्रेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं रिग्रेशन लाइन इक्वेशन। तो जब भी अपन ने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो स्ट्रेट लाइन के लिए अपन लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो अपन ने किसके अकॉर्डिंग बनाई है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, और जिससे अपन क्या करेंगे, अननोन को फाइंड आउट करें। तो y एक्सिस पे अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे एब्जॉर्बेंट रख दिया, m अपने पास स्लोप बताया, तो ये अपने पास कैलिब्रेशन ग्राफ का ये स्लोप अपने पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ अपने पास x अपने पास क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, और c इंटरसेप्ट, ये अपने आप में 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लो स्ट्रेट लाइन वाले कर्व कोई किसी और पॉइंट से स्टार्ट होते तो वो यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता तो वो अपने आप में क्या हो जाता, इंटरसेप्ट हो जाता। 0 से स्टार्ट होता है तो c इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस तरीके से अपन रिग्रेशन लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड हो गया अपने पास, कैलिब्रेशन ग्राफ मेथड। कैलिब्रेशन ग्राफ मेथड मतलब एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, उसके अकॉर्डिंग कैलिब्रेशन कर्व बनाना है, फिर सैंपल सॉल्यूशन लेना है, उसकी एब्जॉर्बेंट निकालनी है, और उसकी एब्जॉर्बेंट से उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये अपने पास में इजीली क्वांटिटेटिव अपने पास एनालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है इसी के बाद में थर्ड जो अपने पास मेथड है। तो थर्ड मेथड अपने पास क्या था, सिंगल और डबल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन। तो अब अपन क्या कर रहे हैं,
कि अब अपन स्टैंडर्ड सैंपल के अकॉर्डिंग, यहीं पे अपन ने पहले इसको बियर्स नंबर्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने देखा है। तो क्या देखा है, एब्जॉर्बेंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे a बाई सी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जैसे a1 डिवाइड बाय c1 इक्वल टू a2 डिवाइड बाय c2, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं, बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग a प्रोपोर्शनल टू c। तो यहाँ पे अपने आप में क्या कंसेप्ट लगाना है कि अपन एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, उसकी एब्जॉर्बेंट निकालेंगे जिसकी कंसंट्रेशन अपन को पता है। सेकंड कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, सैंपल की एब्जॉर्बेंट निकाल रहे हैं और फॉर्मूले में रख के इजीली अपन उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट। काफी इजी मेथड है। इन दिस मेथड reference standard solution is required and sample and standard solution should be prepared in same manner and concentration of standard should be close to sample solution। यहाँ पे देखो, यहाँ ये लाइन याद रखना, concentration of the standard solution be close to sample solution। तो यहाँ पे ये किस लिए बोला गया है कि यहाँ पे अपन जो concentration ले रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो इतनी यहाँ पे अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हैं, पीपीएम में बना रहे हैं। अगर अपन मान लो ये फॉर्मूला अपन अगर थोड़ा डाइल्यूशन कम करके बनाएंगे तो क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड और सैंपल है उसकी रेंज में डिफरेंट आ जाए। तो इतना डिफरेंट नहीं आ जाए कि वो कंसंट्रेशन अपन नेग्लीफाई कर दें, ठीक है। तो ये कैसे होगा कि अगर मैं कहूँ 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है और 1 रुपया उसमें जोड़ने के लिए कहूँ, तो वो कितना होगा, 1 लाख 1 रुपया। अब इसको मैं कहूँ कि 1000 जनों को बताओ, तो तुम क्या करोगे, 1000 तक नहीं जाओगे, 100 के बाद में बोलने लग जाओगे 1 लाख, ठीक है। तो ये वेरिएशन कब आएगा, जबकि डिफरेंट ज्यादा होगा। तो ये डिफरेंट ना हो इसलिए अपन क्या करें, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन अपन यूज कर रहे हैं उसकी डायमेंशन राउंड फिगर में अपन को पता होनी चाहिए कि ये इसके नियर अबाउट। इन सिंगल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन मेथड ओनली वन स्टैंडर्ड एंड वन सैंपल सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि अपन अगर सिंगल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कितने यूज करेंगे, एक ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा और एक ही अपने पास सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ सी अपने पास क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन को, सी स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन, सी टेस्ट की कंसंट्रेशन जिसको अपन अननोन बोल रहे हैं, सैंपल बोल रहे हैं, ए एब्जॉर्बेंट स्टैंडर्ड की, एब्जॉर्बेंट टेस्ट। सेकंड अपने पास मेथड आता है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, इन डबल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन मेथड टू स्टैंडर्ड एंड वन सैंपल सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं कि 2 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं और एक सैंपल सॉल्यूशन। अब उसकी मेथड से अपन क्या यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ अपने पास एक फॉर्मूला अपन ने लगा दिया कि जो भी टेस्ट है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। मान लो कोई टेबलेट तुमने लिया तो उसको तुमने क्या कर दिया, एक सैंपल हो गया तो टी टेस्ट हो गया, तो उसकी एब्जॉर्बेंट निकालोगे तो वो टी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो अपने पास कंसंट्रेशन किसकी होगी, जो अपन को उसको निकालनी है, किसकी, अननोन की। अब 2 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे उसी के अलग अलग डाइल्यूशन के, ठीक है, उनकी एब्जॉर्बेंट निकालेंगे, ठीक है। तो अपने पास स्टैंडर्ड के अपने पास क्या हो गया, 1 सेकेंड, तो 2 अपने पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन होगी और 2 एब्जॉर्बेंट अपने पास किसकी मिल जाएगी, स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 और टेस्ट जो अपन अननोन सैंपल ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन, और इन्हीं की अपन क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्बेंट निकाल रहे हैं। उसके बाद इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट अप कर देंगे कंसंट्रेशन, जहां पे कंसंट्रेशन निकालनी है तो एब्जॉर्बेंट टेस्ट की, टेस्ट का मतलब जो अपन सैंपल लिया, माइनस एब्जॉर्बेंट स्टैंडर्ड 1, फिर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड 1 माइनस कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड 2। तो दोनों कंसंट्रेशन का डिफरेंट प्लस पहली स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, उसके बाद दोनों की एब्जॉर्बेंट जो स्टैंडर्ड है उनका डिफरेंट, डिवाइडेड बाय दोनों की एब्जॉर्बेंट का डिफरेंट। तो दोनों की एब्जॉर्बेंट का डिफरेंट अपन यहाँ लेंगे तो उस फॉर्मूले से अपने पास क्या निकल जाएगा, जो टी टेस्ट जो अननोन है उसकी कंसंट्रेशन अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है। सैंपल के एब्जॉर्बेंट माइनस किसी भी एक जो पहला स्टैंडर्ड जिसको अपन स्टैंडर्ड 1 माना है उसकी एब्जॉर्बेंट का डिफरेंट, फिर दोनों स्टैंडर्ड के कंसंट्रेशन के डिफरेंट से मल्टीप्लाई प्लस एक स्टैंडर्ड
कि कंसंट्रेशन दोनों की एब्जॉर्बेंट का डिफरेंट डिवाइड बाय दोनों की एब्जॉर्बेंट का डिफरेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट जो अपने पास है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहला पॉइंट लिया स्टैंडर्ड ऑब्जॉर्बिटिविटी वैल्यू जो अपन बुक से मिल जाएगी और डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के निकालना है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया कैलिब्रेशन कर्व बनाया स्टैंडर्ड की हेल्प से और जो भी सैंपल है अननोन उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रही रिग्रेशन लाइन के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया सिंगल और डबल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन दिया सिंगल पॉइंट के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड एक सैंपल लिया और डायरेक्ट अपने आप में फॉर्मूले में जो अननोन कंसंट्रेशन है सैंपल की इसको फाइंड आउट कर लिया। डबल में हमने क्या किया दो कंसंट्रेशन नॉन वाली बनाई स्टैंडर्ड की दोनों की अपने एब्सॉर्बेंट निकाले और फॉर्मूले के अंदर जो अननोन अपने पास रहा है क्या रहा सिर्फ सैंपल के कंसंट्रेशन उसको हमने यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो सिंगल कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंगल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कंप्लीट कर